हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी पार्ट चले में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पांचवें टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा इंडियन एक्सप्रेस का पांचवा टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक आज का ही है, यानी शनिवार का टॉपिक है। ये पुराना टॉपिक नहीं है, यानी ये इस वीक का टॉपिक नहीं है, ये आज का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा न्यूज़। तो न्यूज़ है आज समुद्र मंथन स्कीम के ऊपर, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव द समुद्र मंथन स्कीम। समुद्र मंथन स्कीम को जो है अप्रूवल मिल चुका है, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। ठीक है, विद अ टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ 84,084 करोड़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2030-31, यानी समुद्र मंथन स्कीम को जो है वो अप्रूवल मिल चुका है, जिसे ऑफिशियली कहा जाता है द नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। टोटल फाइनेंशियल आउटले है इसमें 84,084 करोड़ और इसे इम्प्लीमेंट किया गया है थ्रू आउट 2030-31, यानी 2030-31 तक जो है तक के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। एम क्या है इसका? स्कीम एम्स टू एग्रेसिवली कैटलाइज ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को अग्रेसिवली कैटलाइज करना, यानी यूटिलाइज करना, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इन्हेंस करना फ्रॉम डीप सी एंड अल्ट्रा डीप वाटर बेसिस एंड सेफ गार्ड इंडियाज एनर्जी सोवरेनिटी अगेंस्ट वॉलेटाइल ग्लोबल पॉलिटिक्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कृष्णा रिवर बेसिन में या कावेरी रिवर बेसिन में, गोदावरी रिवर बेसिन में बहुत सारा ऐसा ऑफशोर जगह है जहाँ पर एक्सप्लोरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ गैस और ऑयल का संभावना है। तो वहाँ पर इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो है वो समुद्र मंथन स्कीम को जो है अप्रूवल दे दिया गया है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल आउटले मैंने आपको बता दिया है, 84,084 करोड़ एलोकेटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन until FY 3031। टारगेट क्या है इसका? एक्सपेक्टेड टू कैटलाइज रिजर्व एक्रीशन ऑफ ओवर 600 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल एंड ऑयल इक्विवेलेंट गैस। ठीक है। सिस्मिक डाटा एंड फ्रंटियर बेसिन क्या कहता है? फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लार्ज स्केल एक्विजिशन, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हाई क्वालिटी 2D 3D सेस्मिक डाटा, साइंटिफिक ड्रिलिंग इन अनएक्सप्लोर्ड फ्रंटियर बेसिन। ठीक है, हाई क्वालिटी 2D 3D सेस्मिक डाटा से जो है को यूज़ करके जो है लार्ज स्केल एक्विजिशन प्रोसेसिंग किया गया है और साइंटिफिक रूप से जो है ड्रिलिंग किया जाएगा। कहाँ पर? अनएक्सप्लोर्ड फ्रंटियर बेसिन्स में। बेसिन्स जब मैं कहता हूँ तो याद रखिए रिवर बेसिन्स, यहाँ समुद्र का या ओशियन का कोई बेसिन नहीं होता, रिवर का बेसिन होता है, तो याद रखिएगा रिवर बेसिन के बारे में बात हो रहा है। डीप सी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ये कैटलाइज करता है? फंडिंग एक्सेलरेटेड एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग इन डीप सी एंड अल्ट्रा डीप वाटर एरियाज। ठीक है, फ्रंटियर बेसिन डिफरेंट है, डीप सी अलग है, अल्ट्रा डीप वाटर एरिया अलग है, एंड क्रिएटिंग शेयर्ड कॉमन ऑफशोर प्रोडक्शन एंड इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक डीप सी और अल्ट्रा डीप वाटर एरिया को जो है एक्सप्लोर करना है, वहाँ के एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव्स को एक्सेलरेट करना है और ऑफशोर कॉमन प्रोडक्शन और इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो क्रिएट करना है। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम देख लेते हैं। इस्टेब्लिशिंग एन इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जोन। इस ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जोन को इस्टेब्लिश किया जाएगा टू बिल्ड लोकल सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज एंड डिजिटल प्रोग्राम मैनेजमेंट। ठीक है, थोड़ा सा इंडिया का जो है एनर्जी डिपेंडेंस स्नैपशॉट देख लेते हैं। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल एंड अ मेजर कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी एक्सीड्स 88% ऑफ टोटल डोमेस्टिक डिमांड, यानी हम लोग वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल के और मेजर कंज्यूमर है नेचुरल गैस के, जो कि कुकिंग गैस भी आप कह सकते हैं, CNG, LNG, LPG, यही सब। और क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी 88%, यानी 88% ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो हमारा बाहर से आता है। अब गैस देख लेते हैं। गैस के लिए हम लोग 50% जो है कि डिपेंडेंट है बाहर से, हमारा 50% गैस जो है वो बाहर से आता है। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी क्या क्या है, हमारे कंट्रीज़ के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इन एक्सपोर्ट्स को लेकर,
to heavy exposure to external shocks, currency depreciation, and supply chain disruption caused by West Asia conflicts and maritime bottlenecks. एक्सटर्नल शॉक्स कभी कभी लगते हैं, जैसे कि ट्रेड टैरिफ या ट्रेड एम्बार्गो जो भी है, ये सब करेंसी जो डिप्रिशिएट होता है हमारा, वो सप्लाई चेन डिसरप्शन जो वेस्ट एशिया क्राइसिस या वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होता है, या मैरीटाइम बॉटलनेक्स जैसे सुएज कैनाल क्राइसिस हो गया था कि सुएज कैनाल में बोट फंस गया था, और एक सुएज कैनाल में बोट फंस गया था, वो सब जो है मैरीटाइम बॉटलनेक्स होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं एक क्रिटिकल एनालिसिस बेनिफिट और चैलेंजेस के ऊपर। बेनिफिट्स क्या क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो हमारा जो है, इट डायरेक्टली लोअर्स इंडियाज मैसिव हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट बिल। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट बिल जो है हमारा गैस या ऑयल का जो इंपोर्ट बिल जो है उसे कम करेगा, और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो धीरे धीरे, जो करंट अकाउंट डेफिसिट भी एक्सपैंड हो रहा है, वो धीरे धीरे एक्सपेंशन की जगह वो कंट्रैक्ट करेगा, और डेफिसिट जो है धीरे धीरे ज़ीरो होने की तरफ बढ़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर देख लेते हैं। इंसुलेट्स डोमेस्टिक एनर्जी प्राइसेस फ्रॉम जियोपॉलिटिकल शॉक्स इन की एक्सपोर्ट हब्स लाइक वेस्ट एशिया। ठीक है, जो वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनका जो असर पड़ता है हमारे डोमेस्टिक एनर्जी प्राइसेस पे, वो जो है धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ब्लू इकोनॉमी सिनर्जी देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स इंडियाज डीप ओशियन मिशन बाय बिल्डिंग मरीन टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज एंड अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का जो डीप ओशियन मिशन है उसमें मैरीटाइम टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन में भी कॉम्प्लीमेंट करता है। चैलेंजेस देख लेते हैं क्या क्या है। मेजर चैलेंजेस आते हैं हाई कैपिटल एंड टेक्निकल रिस्क में। डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर डीलिंग इंटेल इमेंस फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा होता है, और अनसर्टेन स्ट्राइक प्रोबेबिलिटी भी होता है। मतलब प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे सर्टेन नहीं होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। कभी भी जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे डीप सी एक्सप्लोरेशन रिग पर है, वहाँ पर कोई तूफान आ गया, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें अनसर्टेन स्ट्राइक्स होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर जो है वो यूज़ होता है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। इकोलॉजिकल एंड मरीन इन्वायरमेंटल रिस्क देख लेते हैं। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन पोजेसेस पोटेंशियल थ्रेट्स टू मरीन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए एक खतरा है। कोस्टल इकोसिस्टम के लिए भी एक खतरा है। कैसे खतरा है? क्योंकि कहीं ना कहीं रिग्स से जो है वो ऑयल स्पिल और गैस लीक्स की प्रॉब्लम्स आए दिन होते रहती हैं। Climate goal tension, massive long-term investment in fossil fuel infrastructure creates policy tension with India's target of net zero emissions of 2070। इंडिया का जो टारगेट है नेट ज़ीरो का, उसमें कहीं ना कहीं हर्डल बनता है। क्या हर्डल बनता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, कहीं भी अगर आप 365 डेज से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हमारे जो नेट ज़ीरो एमिशन का जो एक टारगेट है 2070 तक, उसमें कहीं ना कहीं हर्डल बनता है। आगे हम लोग थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। ओपन एक्रिएज licensing policy integrates seismic data generated under समुद्र मंथन directly into the national data repository to attract global energy measures in OLAP bidding rounds। ठीक है, हमारा जो डाटा है वो एक पर्टिकुलर डाटा रिपोजिटरी में रखा जाए ताकि वो एक ग्लोबल मेजर उसको अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, और अलग अलग बिडिंग राउंड्स में जो है वो लोग भर भर के इन्वेस्टमेंट करें ताकि अपना फायदा हो। यही सिंपल सी बात है। इन्वायरमेंटल सेफगार्ड एंड रिस्क मिटिगेशन, इन्फोर्स स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स को जो है इन्फोर्स करना है। ज़ीरो डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स, यानी हम लोग जो सामान यूज़ करेंगे, जो मटेरियल यूज़ करेंगे, वो ज़ीरो डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। कोई भी ऑयल स्पिल या गैस लीक नहीं होना चाहिए। और मैंडेटरी ब्लो आउट प्रिवेंटर कंप्लायंस इन सेंसिटिव मरीन बेसिन। थर्ड देख लेते हैं ड्यूअल ट्रैक ट्रांजिशन स्ट्रेटजी। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत फालतू एरिया भाई। देखो, कोई कपड़ा खींच रहा है, बाथरूम है इनके पास, खींच सकते लेकिन नहीं, छत पे खींचेंगे। गंवारों के बीच रहता हूँ, कुछ कर नहीं सकते। सो आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइज। डुअल ट्रैक ट्रांजिशन स्ट्रेटजी देख लेते हैं। यूटिलाइज नेचुरल गैस एज अ ट्रांजिशन फ्यूल वाइल चैनलिंग revenues generated from offshore assets toward green hydrogen and offshore wind energy infrastructure।
गैस को जो है ट्रांजिशन फ्यूल की तरह यूज़ करना है, और इससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू से, इससे जो पैसा जनरेट होगा उसको हमें जो है ऑफशोर एसेट्स में नहीं लगाना है, बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट की तरफ लगाना है, और ऑफशोर विंड इंफ्रास्ट्रक्चर विंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट करना है। देखिए, कहीं ना कहीं हमें अपने फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन को जो है कम करना है, क्योंकि हमारा टारगेट है 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन का। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इन डीप सी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर या डीप वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें जो भी रेवेन्यू जनरेट हो, उसे हमें ग्रीन हाइड्रोजन या विंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जिनमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं हो रहा है, उनमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये आपको लिखना है, और लिख कर 38 मार्क्स का आपको मेंस का क्वेश्चन लिखना है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे कहाँ, आप मुझे भेजेंगे 804824096450 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ आप मुझे आंसर लिख कर भेज सकते हैं, और पीडीएफ के लिए भी आप मुझे यहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।